आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। अब इस चैप्टर में इसमें दो पार्ट है, एक एटम और दूसरा न्यूक्लियाई। तो इसमें देखिए पहला है इसमें एटम्स। तो एटम चैप्टर में हम लोगों को जो बेसिकली पढ़ना है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको कि हम लोग एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहता है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट एंड इट इज़ इनडिविजिबल। एटम क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल है और इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो जब एटम सबसे छोटा पार्टिकल है तो एटम के स्ट्रक्चर को जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। लेकिन बाद में इन द ईयर 1897 जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया तो उसके बाद ये लोग सोचने लगे कि एटम के इनसाइड जब इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होगा या और कोई पार्टिकल होगा। तो फिर एटम के स्ट्रक्चर को जानने का कोशिश स्टार्ट हुआ। तो एटम के बारे में सबसे पहला मॉडल दिया था थॉमसन ने। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया तो थॉमसन को लगा कि चूंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होगा। इसी बेसिस पे थॉमसन ने एटम का एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया। तो एक बात ऐसे याद रखने के लिए, ए थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज कॉल्ड एन एटॉमिक मॉडल। तो इस चैप्टर में हम लोगों को बेसिकली एटॉमिक मॉडल के बारे में ही पढ़ना है। तो थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल क्या एक्सप्लेन किया, एटम का क्या स्ट्रक्चर बताया। तो इन 1898 जे थॉमसन गेव द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन about the arrangement of positive charges and the electrons inside the atom। थॉमसन ने पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में बताया। तो थॉमसन का मॉडल ऐसे आप देखेंगे कि थॉमसन का मॉडल इसमें बहुत ड्रॉबैक्स हैं, ये सही नहीं है, लेकिन इसका यही इंपॉर्टेंस है, इट वाज द फर्स्ट मॉडल। एटम के स्ट्रक्चर को सबसे पहले एक्सप्लेन करने के लिए थॉमसन ने ही एक मॉडल दिया था। तो थॉमसन ने क्या कहा? थॉमसन ने कहा कि चूंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और एटम के इनसाइड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो थॉमसन ने कहा कि ज़रूर इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो थॉमसन ने कहा कि एटम इज ए स्फेयर मेड ऑफ पॉजिटिव चार्जेज। एटम क्या है? पॉजिटिव चार्ज का एक स्फेयर है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच बीच में एम्बेडेड है, जैसे कि सीड्स ऑफ वाटरमेलन। जैसे तरबूज में उसका बीज होता है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो बीज की तरह है। तो यही बात देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। अकॉर्डिंग टू थॉमसन एन इलेक्ट्रॉन इज ए स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेज हैविंग रेडियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -10 मीटर। द पॉजिटिव चार्जेज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर स्फेयर and the electrons are embedded in the sphere just like the seeds of watermelon, just like the seeds of watermelon। और फिर रदरफोर्ड ने कहा कि चूंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो एटम के इनसाइड जितना पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का जो टोटल नेगेटिव चार्ज है वो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, ताकि इसका आप कहेंगे कि नेट चार्ज जीरो है। तो द टोटल पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम is equal to the total negative charge of electrons, so that every atom is electrically neutral। एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन आप देखिए कि ये एटम है, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ एटम है और इसमें क्या है? बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स लाइक द सीड्स ये एम्बेडेड। तो थॉमसन के अकॉर्डिंगली एटम का यही स्ट्रक्चर है। तो थॉमसन के मॉडल में क्या कमी रह गया, क्या ड्रॉबैक रह गया? तो आप कहेंगे कि अभी हम लोग जितना जानते हैं एटम के बारे में उतना अगर हम बात नहीं भी करें उस हिसाब से तो इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। लेकिन उस समय में जब यह मॉडल दिया गया उस समय में इसका क्या ड्रॉबैक बताया गया? तो कहा कि इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्टेन्ड इन हाइड्रोजन एटम। आप आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल लाइंस। तो हाइड्रोजन एटम से जो कुछ एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करता है वह क्यों करता है, ये थॉमसन का मॉडल इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता है। और दूसरा बात है, इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड
इन रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्ड किया गया था गोल्ड फॉयल पे। उस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिला उसके अकॉर्डिंगली ये थॉमसन का मॉडल एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। तो हम लोग कहेंगे कि थॉमसन के मॉडल का ये ड्रॉबैक है। तो थॉमसन का मॉडल जब गलत हो गया तो फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने एटम के लिए एक मॉडल सजेस्ट किया, लेकिन रदरफोर्ड ने मॉडल देने से पहले एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से जो उसने ऑब्जर्व किया, जो कंक्लूजन निकाला, उस बेसिस पे रदरफोर्ड ने एटम का एक स्ट्रक्चर बताया। तो आप देखिए कि अगला टॉपिक है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड और उसका दो एसोसिएट्स थे, आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट है ना, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक लेड कैविटी में एक रेडियो एक्टिव सोर्स को रखा और उस रेडियो एक्टिव सोर्स से जो अल्फा पार्टिकल्स इमिट किया उसको एक गोल्ड फॉयल पे, एक थीन गोल्ड फॉयल पे बम्बार्ड किया और सामने में एक स्क्रीन रखा गया और उस स्क्रीन पे जेडएनएस का कोटिंग किया गया। तो अल्फा पार्टिकल का एक प्रॉपर्टी है कि जब यह जिंक सल्फाइड पर स्ट्राइक करता है तो ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है। तो ये जो जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन है ये अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर की तरह काम करता है। दैट इज अल्फा पार्टिकल कहाँ बॉम्बार्ड किया ये आप इससे डिटेक्ट करते हैं। तो यही बात किया गया। तो रदरफोर्ड एंड हिज टू एसोसिएट्स गीगर एंड मार्सडेन studied the scattering of alpha particles from a thin gold foil in order to investigate the structure of the atom। ये एक्सपेरिमेंट किया क्यों गया, तो एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप देखिए कि एक लेड कैविटी है, इसमें जो रेडियो एक्टिव सोर्स रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में रखा गया था एट वाज बिस्मथ, एटॉमिक नंबर 83, मास नंबर 214, और फिर यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला। इसको और कन्फाइन करने के लिए सामने में एक लेड प्लेट रखा गया। तो ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ से आया और इस गोल्ड फॉयल पे ये स्ट्राइक किया। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉयल का थिकनेस था 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर और उसके सामने में एक जेडएनएस कोटेड स्क्रीन रखा गया। तो अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इस पर स्ट्राइक किया तो फिर इसको पेनेट्रेट करके ये फिर दूसरे तरफ आया और ये जेडएनएस कोटेड स्क्रीन पे स्ट्राइक किया। तो जहाँ जहाँ ये स्ट्राइक किया तो इससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी, अल्फा पार्टिकल कितना स्केटर्ड हो रहा है, कितना ये डेविएट कर रहा है। तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट था। तो ये बात देखिए यहाँ लिखे हैं, अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम बिस्मथ 214-83, ये क्या रेडियो एक्टिव सोर्स है, कंटेंट इन ए लेड कैविटी फॉल्स ऑन ए थीन गोल्ड फॉयल। The alpha particles scattered in different directions were detected on ZNS coated screen। इसी को आप कह रहे हैं, यह क्या है, तो अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर है। तो इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, रदरफोर्ड को इस एक्सपेरिमेंट से क्या मिला नया, तो रदरफोर्ड को इसमें मिला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो गोल्ड फॉयल से स्केटर्ड होके आगे स्क्रीन पे स्ट्राइक किया उसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ, वो डिफ्लेक्ट नहीं किया, और अगर डिफ्लेक्शन कुछ में था भी तो बहुत कम था। तो यही बात है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेर फाउंड टू पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, स्ट्रेट चला गया मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो अलग अलग एंगल से डिफ्लेक्ट भी किया। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड थ्रू डिफरेंट स्मॉल एंगल्स, कुछ छोटे एंगल से, कुछ उससे ज़्यादा बड़े एंगल से। और फिर तीसरा यहाँ पे है कि ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, बहुत कम अल्फा पार्टिकल, अबाउट 1 in 10,000, 10,000 अल्फा पार्टिकल में से कोई एक अल्फा पार्टिकल रिट्रेसेस देयर पाथ, उसने अपने पाथ को फिर से रिट्रेस कर लिया, यानी उसी पाथ पे लौट गया और सफर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ 180 डिग्री। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन 0 या नियर अबाउट 0 था, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसा था जिसका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम दैट इज 180 डिग्री था, और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो अलग अलग एंगल से डिफ्लेक्ट किए। इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने ये चीज़ ऑब्जर्व किया। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे फिर रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन निकाला। तो जब एक ग्राफ प्लॉट किया गया ये स्कैटरिंग एंगल और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल के लिए एक्सपेरिमेंट से, तो ये इस नेचर का ग्राफ मिला। ये क्या बता रहा है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल के लिए ये जो स्कैटरिंग एंगल था बहुत कम था, उससे ज़्यादा अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एंगल ज़्यादा था,
उससे कम अल्फा पार्टिकल के लिए स्कैटरिंग एंगल उससे ज़्यादा था, उससे ज़्यादा के लिए कम अल्फा पार्टिकल के लिए स्कैटरिंग एंगल और ज़्यादा था। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल के लिए स्कैटरिंग एंगल जो है ये क्या है, मैक्सिमम है। तो इस बेसिस पे रदरफोर्ड ने एक्सप्लेनेशन दिया। क्या एक्सप्लेन किया रदरफोर्ड ने कि चूंकि बहुत सारा अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड पास करता है, दैट इज एटम हैज मोस्ट ऑफ एम्प्टी स्पेस। एटम के अंदर क्या है, बहुत सारा स्पेस खाली है। तो यही बात यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस लेड रदरफोर्ड टू द फॉलोइंग कंक्लूजन्स। क्या था, तो सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडेविएटेड, द एटम हैज ए लॉट्स ऑफ एम्प्टी स्पेस। एटम में क्या है, बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है। एटम क्या है, उसमें बहुत सारा खाली जगह है। और फिर दूसरी बात उसने कहा कि सिंस द हेवी अल्फा पार्टिकल एक हेवी पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का मास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के मास के बराबर है। तो कहा कि अल्फा पार्टिकल एक हेवी पार्टिकल है और ये इवन 180 डिग्री से भी डिफ्लेक्ट किया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अल्फा पार्टिकल के सामने में कोई हेवी ऑब्स्टेकल आया होगा और निश्चित तौर पे वो पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर वह निगेटिव चार्ज रहता तो अल्फा पार्टिकल वहाँ अट्रैक्ट होके वहाँ पे कोलाइड कर जाता। तो वो जो जहाँ से अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहा है या जहाँ से लौट रहा है, आप कहेंगे कि वहाँ पे क्या है, निश्चित तौर पे पॉजिटिव चार्ज है और वो एक हेवी कोई आप कह सकते हैं ऑब्स्टेकल है। तो यही बात रदरफोर्ड ने कहा कि सिंस द हेवी अल्फा पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड इवन थ्रू 180 डिग्री, the whole of the positive charge and the entire mass of the atom is confined to an extremely small central core called nucleus। इसका किसी एटम में सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा मास किसी छोटे से पॉइंट पे, छोटे से कोर पे कंसंट्रेटेड है और इसी का नाम रदरफोर्ड ने रखा न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में आपको सबसे पहले बताया। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड देखिए, इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इस तरह का कुछ एटम के अंदर अल्फा पार्टिकल का ये पैसेज रहा होगा कि अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस से दूर से गया उसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ, वो अनडेविएटेड पास कर गया। जो थोड़ा नज़दीक से आया तो ये इस पर फोर्स लगाया, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर फोर्स लगा, ये थोड़ा एंगल से डेविएट किया। जो थोड़ा और नज़दीक से आया उसमें डेविएशन ज़्यादा हुआ और जो ठीक न्यूक्लियस के सामने आया होगा तो ये पॉजिटिव रिपल्सन के कारण ये इसी पाथ पे लौट गया। तो ये एक सजेस्ट किया गया कि ऐसा ही कुछ एटम के अंदर अल्फा पार्टिकल के साथ हुआ होगा और इस बेसिस पे रदरफोर्ड ने एटम का एक फिर मॉडल दिया। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या कहता है, रदरफोर्ड ने कहा कि जिस तरह से थॉमसन ने कहा था कि एटम क्या है, स्फेरिकल शेप का है। अब देखिए थॉमसन का जो एक्सप्लेनेशन है, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, इसमें कोई मैचिंग नहीं है। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है और थॉमसन का मॉडल कह रहा था कि एटम क्या है, पॉजिटिव चार्ज से फिल्ड है। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लोग जो कहे थे कि ये रदरफोर्ड के एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन नहीं करता है, यही ड्रॉबैक है थॉमसन मॉडल का। तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या कहता है, तो ये कहता है कि एटम इज स्फेरिकल इन शेप of radius about 10 to the power minus 10 meter and the total positive charge and almost the entire mass of an atom is concentrated in a small central core called nucleus। तो ये पहला पॉइंट हो गया, पॉइंट वाइज लिखें, आपको याद रखने में आसान रहेगा। दूसरा पॉइंट है द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स लीविंग ए प्लेंटी ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द एटम। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर फैला हुआ है लेकिन बीच में क्या है, बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है। तीसरा पॉइंट है एज द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस का टोटल पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स का टोटल नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल है, क्योंकि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और चौथा द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम आर नॉट स्टेशनरी। एटम के इनसाइड इलेक्ट्रॉन जो वो स्टेशनरी नहीं है, वो रेस्ट में नहीं है, बट रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। और कहा कि ये जो है ये ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है।
तो रदरफोर्ड ने ही सबसे पहले एटम का इतना स्ट्रक्चर बताया, और रदरफोर्ड का एक्सप्लेनेशन नियर अबाउट आप कह सकते हैं कि ठीक था, लेकिन इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। जैसे आप आगे बोर्स का मॉडल पढ़ेंगे तो रदरफोर्ड का मॉडल एटम के ऑर्बिट के बारे में नहीं बताता है, ये भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो रदरफोर्ड के मॉडल का क्या ड्रॉबैक्स है? तो रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक्स आप देखिए, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो ऐसा कहा गया कि इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है और उस पर एक फोर्स लग रहा है टुवार्ड्स द सेंटर, तो आप कहेंगे कि ये निश्चित तौर पे इसका जो एनर्जी है धीरे धीरे कम होना चाहिए, और अगर एनर्जी कम होगा तो इसका रेडियस भी छोटा होगा, तो धीरे धीरे यह क्या होगा, तो आपका ये न्यूक्लियस में आके फॉल कर जाएगा। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, it should radiate energy continuously, hence its path should go on decreasing and ultimately it should fall on the nucleus। अब देखिए ये सर्कुलर ऑर्बिट की हम लोग बात कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि इसका रेडियस धीरे धीरे छोटा होते जाना चाहिए और ये फाइनली न्यूक्लियस में आके मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और रदरफोर्ड का मॉडल इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। और दूसरा फिर पॉइंट है कि इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वही जो हम लोग बात किए कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो हाइड्रोजन एटम में एमिट करता है, उसके बारे में रदरफोर्ड का मॉडल भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। तो ये रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक्स हैं, इसको याद रखना है। और देखिए इसी से रिलेटेड एक दो और टॉपिक है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो रदरफोर्ड का जो दो एसोसिएट था गीगर एंड मार्सडेन, उसी ने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को एक्सप्लेन किया। तो कभी कभी इसको हम लोग गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? तो आप कहेंगे कि जब कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे था और वो कुछ एनर्जी से टुवार्ड्स द न्यूक्लियस मूव कर रहा था, तो उसके पास क्या होगा? कुछ वेलोसिटी होगा, और जैसे जैसे ये न्यूक्लियस की ओर अप्रोच किया तो इस पर एक रिपल्सन का फोर्स लगेगा न्यूक्लियस के द्वारा। तो जब रिपल्सन का फोर्स लगेगा तो इसमें एक रिटार्डेशन होगा, और न्यूक्लियस जो अल्फा पार्टिकल है इसका स्पीड धीरे धीरे कम होते जाएगा, और किसी पॉइंट पे फिर न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस से ये लौट गया। तो जिस पॉइंट से ये लौट गया उस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या हो गया? 0। तो आप कहेंगे कि न्यूक्लियस से वह डिस्टेंस है ना, जिस डिस्टेंस पे अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो जाए, आप कहेंगे वही, उसी को हम लोग क्या नाम देंगे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यानी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितना क्लोज तक पहुंचा। या इसी को आप दूसरे तरीके से कहते हैं कि जब अल्फा पार्टिकल फार डिस्टेंस था तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी था, और जैसे जैसे यह नज़दीक आते गया वेलोसिटी कम होते गया तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होते गया। तो एनर्जी फिर गया कहाँ? तो आप कहेंगे जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग इस बेसिस पे भी कह सकते हैं। तो आप देखिए यही चीज़ यहाँ लिखे हैं कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम न्यूक्लियस वेयर इट्स काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्ट्स into electrostatic potential energy, that is the alpha particle comes to rest, is called distance of closest approach। इसको हम लोग R0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप देखिए कि अगर इसको हम लोग एक्सप्लेन करें, ये मान लीजिए एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का जो टोटल चार्ज है Z इंटू ई। Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू ई। फिर आप देखिए कि अल्फा पार्टिकल मान लीजिए इसका मास m है, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर पॉजिटिव, और ये u इस वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी इसका u है। तो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ आया और इस पॉइंट से ये क्या हो गया? लौट गया। तो जिस पॉइंट से ये लौटा वहाँ से न्यूक्लियस का जो ये डिस्टेंस है, इसी को आप कहें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, R0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से लौट गया यानी यहाँ पे वेलोसिटी हो गया 0, या आप कह सकते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो गया 0। काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया टोटली। तो इसी तरह से हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप देखिए कि फार डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और जब ये इस पॉइंट पे आया तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, 2 चार्ज का ये सिस्टम है। तो 2 चार्ज के सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R। तो Q1 यहाँ पे कितना हो गया? चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2e, Q2 हो गया चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ZE, अब बाय R इस पॉइंट का सेपरेशन, तो R0। तो इससे अगर हम लोग R0 निकालें तो इधर ले आइए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 2ZE², अब बाय इसको इधर ले आइए तो हाफ mv²।
ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए एक फार्मूला मिल गया। अब गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा पार्टिकल यूज किया गया था उसका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये था 5.5 MeV, और आप गोल्ड फॉयल लिए थे तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79। तो इसको जब हम इसमें रखते हैं तब जेड का वैल्यू रख दीजिए, आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जान रहे हैं, आप इसका वैल्यू रख दिए, 1/4πε0 का वैल्यू जान रहे हैं। इसको रख के जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू मिला आपको 4.13 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट में मिला। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को मिला क्या, तो आप कहेंगे इससे न्यूक्लियस का एक अनुमानता आप कह सकते हैं कि एक नियर अबाउट न्यूक्लियस का साइज पता चलता है। तो इसी बेसिस पे कहा गया कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 मीटर। साइज से यहाँ सेंस है रेडियस, न्यूक्लियस का रेडियस कितना है 10⁻⁻14 मीटर, तो ये रेडियस है, और एटम का रेडियस था 10⁻⁻10 मीटर। आप इमेजिन कर लीजिए कि एटम के रेस्पेक्ट में न्यूक्लियस 10⁻4 टाइम्स स्मॉलर है, 10⁻4 टाइम्स स्मॉलर है रेडियस। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है इसमें, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर आप कहेंगे कि ये जो अल्फा पार्टिकल अप्रोच किया टुवर्ड्स द न्यूक्लियस तो ये कितना स्कैटर्ड हुआ, ये डिपेंड करेगा कि वो न्यूक्लियस से आप कहेंगे एक्सिस ऑफ द न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस पे है, तो उसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो द स्कैटरिंग ऑफ एन अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, एक ऐसा पैरामीटर, एक ऐसा फैक्टर जिस पे स्कैटरिंग डिपेंड करता है। तो अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए इसको ऐसे समझने के लिए, ये न्यूक्लियस है, ये एक्सिस ऑफ न्यूक्लियस है, तो अल्फा पार्टिकल अगर इस लाइन पे आया तो इसका डेविएशन मैक्सिमम था 180 डिग्री, थोड़ा नज़दीक से आया तो डेविएशन उसके अकॉर्डिंगली था, जब थोड़ा दूर था डेविएशन कम था। तो ये जो डिस्टेंस है इसी पे डिपेंड करता है कि ये कितना स्कैटर्ड होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स इज डिफाइंड as the perpendicular distance of the velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus when it is far away from the atom। ये जब far away from the atom है अल्फा पार्टिकल, तब वेलोसिटी और ये जो इसका न्यूक्लियस का एक्सिस है इसका जो ये सेपरेशन है इसी को आप कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर आप देखिए कि न्यूक्लियस है, इसका चार्ज है जेड, अल्फा पार्टिकल का चार्ज है 2e, इसका मास है m, वेलोसिटी है इनिशियल u, और ये डिस्टेंस इम्पैक्ट पैरामीटर, ये स्कैटरिंग एंगल थीटा। तो इसमें जब रदरफोर्ड ने एक रिलेशन निकाला, ये रिलेशन मिला आपको b = 1/4πε0 ZE² cot θ/2/½ mu²। ये हम लोग डायरेक्ट यहाँ यूज कर रहे हैं, इसका हम लोगों को इसका डेरिवेशन नहीं करना है, ये रदरफोर्ड ने जो निकाला उसी को हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे। तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए ये हो गया। तो ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ और ये टॉपिक्स थे, तो इसको हम लोग ऐसे देख रहे हैं। अब इसके बाद फिर हम लोग, क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ ड्रॉबैक्स था, तो फिर इसके बाद आया बोर्ड्स मॉडल। बोर्ड ने एटम का क्या स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, ये हम लोग अगले टॉपिक में, अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आप देखिए कि एटम, ये जो चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, इसमें आप बातों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो ये सब चीज़ आप थोड़ा बहुत पहले से भी जानते होंगे, तो इसको याद रखना थोड़ा ज़्यादा आसान है। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से तैयार कर लीजिए, एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, तो इसको आप आज इतना तैयार कीजिए। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, है ना, और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, छोटा सा तो चैप्टर ही है। तो इतना आज तैयार कर लेना है। थैंक यू।